नवपाषाण काल से संबंधित नए चीज़ों के आगमन के बारे में देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थलों के बारे में। तो आइए देखते हैं नवपाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थलों को। हम देख रहे हैं नवपाषाण कालीन स्थलों को। तो नवपाषाण कालीन स्थल के क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे मेहरगढ़ को। सबसे पहले मेहरगढ़ को देखेंगे। मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान का कोटिया क्षेत्र में स्थित है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के कोटिया क्षेत्र में स्थित है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ को भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम कृषि बस्ती माना गया है। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम कृषि बस्ती कौन सा है? तो मेहरगढ़ है। प्रथम कृषि बस्ती भारतीय उपमहाद्वीप का कौन? तो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से गेहूं, जौ, मूंग, मटर, मसूर के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से किन अनाजों के साक्ष्य मिले हैं? तो गेहूं, जौ, मूंग, मटर और मसूर के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से ही प्रथम खेती का प्रमाण भी मिलता है। प्रथम खेती का प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं, इसलिए इसे पशुपालन बस्ती भी कहा गया है। मेहरगढ़ को पशुपालन बस्ती भी कहा गया है, प्रथम कृषि बस्ती भी कहा गया है। यहाँ से गेहूं, जौ, मूंग, मटर, मसूर के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे पहले सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में खेती का जो प्रमाण है, कृषि का जो प्रमाण है, वो कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। आगे हम देखेंगे बुर्जहोम को। बुर्जहोम जो है वो श्रीनगर के आसपास है, जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के आसपास में एक स्थल है बुर्जहोम। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बुर्जहोम से पत्थर तथा हड्डी के अधिकतम घरेलू तथा कृषि उपकरण मिले हैं। बुर्जहोम से पत्थर या फिर हड्डी के अधिकतम घरेलू उपकरण मिले हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि पत्थर और हड्डी के घरेलू उपकरण मिले हैं और साथ में कृषि उपकरण मिले हैं। लेकिन कृषि उपकरण तो मिले हैं, लेकिन इसके साथ में कृषि का कोई साक्ष्य यानी कि कोई अनाज नहीं मिला है। कृषि का कोई अनाज यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं, अनाज के दाने नहीं मिले हैं। केवल यहाँ पर उपकरण देखने को मिले हैं, घरेलू उपकरण और कृषि संबंधी उपकरण देखने को मिले हैं बुर्जहोम से, जो कि क्या चीज़ के बने थे? तो जो बने हुए थे किसके? तो पत्थर और हड्डी के बने हुए थे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पत्थर और हड्डी के बने हुए थे और यहाँ से अनाज के दाने नहीं मिले हैं। बुर्जहोम से गर्तावास का भी प्रमाण मिलता है। बुर्जहोम से क्या होता है? गर्तावास का भी प्रमाण मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि गर्तावास को एक चित्र के जरिए हम देखते हैं कि ये हो गया, ये गर्तावास है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गर्तावास के प्रमाण के तौर पर इसे देखा गया है। बुर्जहोम में 16 गर्तावास ऐसे मिले हैं जिनमें ऊपर का व्यास कम, यानी कि ऊपर का ये जो व्यास होगा, ऊपर का ये जो व्यास है ये हो जाएगा कम, और नीचे का जो व्यास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। नीचे का व्यास क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। उसके बाद नीचे उतरने के लिए उसमें एक सीढ़ी भी है और निचला फर्श जो है वो बिल्कुल सपाट है। कैसा है? तो यहाँ हम देखेंगे कि ऊपर ये हो गया गर्तावास में, हम लोग देखेंगे इसमें उतरने के लिए एक सीढ़ी है और ये नीचे का जो फर्श है ये कैसा है? ये बिल्कुल सपाट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये गर्तावास है जिसका निचला फर्श बिल्कुल यहाँ पर सपाट देखने को मिला है। और इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि शायद इस गर्तावास में मनुष्य रहते होंगे, शायद इस गर्तावास में मनुष्य रहते होंगे। तो बुर्जहोम से 16 गर्तावास ऐसे मिले हैं जिसमें ऊपर का व्यास कम और नीचे का व्यास क्या है? अधिक है। उसमें उतरने के लिए एक सीढ़ी है और उसके बाद नीचे का जो स्थल है वो कैसा है? बिल्कुल सपाट है। तो इसको देखकर, इस सपाट स्थल को देख करके ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर शायद मनुष्य रहते होंगे, ठीक है। बुर्जहोम से हम लोग देखेंगे तो बुर्जहोम से मनुष्यों को दफनाए जाने के साथ साथ पशुओं को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम से मनुष्यों को दफनाए जाने के साथ साथ क्या हुआ है कि पशुओं को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ हम देखेंगे कि बहुत जगह पर ऐसा देखा गया है जहाँ पर
पशु और मनुष्य दोनों को एक साथ में दफनाया गया है, और कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया है जहाँ पशुओं को अलग और मनुष्यों को अलग दफनाया गया है। तो मनुष्य के साथ में पशुओं को दफनाने की परंपरा कहाँ देखी गई है? बुर्ज होम में देखा गया है। बुर्ज होम में ही गर्तावास मिला है जिसका ऊपरी व्यास कम और निचला व्यास अधिक है। वहां उतरने के लिए एक सीढ़ी है, नीचे का जो तल है वो बिल्कुल सपाट है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहां पे मनुष्य रहते होंगे। और बुर्ज होम से ही हमें क्या मिला है? तो पत्थर तथा हड्डी के अधिकतम घरेलू तथा कृषि उपकरण मिले हैं, परंतु यहाँ से अनाज के दाने नहीं मिले हैं। याद रखिएगा, बुर्ज होम से अनाज के दाने बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। अब हम लोग देखेंगे गुफाकरण को। गुफाकरण जो है वो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम के पास है। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम के निकट, इसके पहले हम लोग देखे थे बुर्ज होम, तो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम के निकट क्या है? गुफाकरण है। गुफाकरण से पत्थर तथा हड्डियों से बना बेहतर घरेलू तथा कृषक उपकरण मिला है। यानी कि गुफाकरण से जैसे कि बुर्ज होम से मिला था, वैसे ही गुफाकरण से भी हम लोग देखेंगे तो क्या मिला है? तो पत्थर तथा हड्डियों से बना बेहतर घरेलू तथा कृषि उपकरण गुफाकरण से मिला है। गुफाकरण से ही पत्थर का बना कुदाल, खुरपी और वसुला प्राप्त हुआ है, यानी वसुला के साक्ष्य मिले हैं। किसके? तो कुदाल, खुरपी और वसुला के साक्ष्य मिले हैं। गुफाकरण से हम देखेंगे तो गेहूं, जौ और मूंग की खेती के साक्ष्य यहाँ मिले हैं, और गुफाकरण से गर्तावास का प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि गुफाकरण से गर्तावास का प्रमाण मिला है, यहाँ से गेहूं, जौ, मूंग की खेती का प्रमाण मिला है, यहाँ पर पत्थर का बना कुदाल, खुरपी और वसुला के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पत्थर तथा हड्डी से बना बेहतर घरेलू तथा कृषि उपकरण भी प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे कोल्डिहवा। कोल्डिहवा जो है वो बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित है। कोल्डिहवा कहाँ है? तो बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित है। कोल्डिहवा को हम कृषक बस्ती भी कहते हैं। कोल्डिहवा को क्या बोलेंगे? कृषक बस्ती भी बोलेंगे। और प्राचीन धान की खेती का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा से मिला है, जो कि 5500 BC पुराना है। ठीक है, 5500 BC पहले की हम बात करें तो उस समय हमें कोल्डिहवा से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यहाँ से धान का पुआल भी मिला है, और ये माना जाता है कि आरिजा तथा सटीवा प्रजाति के धान की खेती यहाँ पर की जाती थी। आरिजा और सटीवा प्रजाति के धान की खेती यहाँ पर की जाती थी। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और यहाँ से धान का पुआल भी मिला है, और कोल्डिहवा को कृषक बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। और सर्वप्रथम धान की खेती का जो साक्ष्य है वो कोल्डिहवा से ही मिला है। आगे हम देखेंगे चिराद। चिराद जो है वो सारण जिला बिहार में है। चिराद कहाँ है? तो सारण जिला बिहार में स्थित है। और चिराद से याद रखिएगा सभी प्रकार की खेती का प्रमाण मिला है। कहाँ से? चिराद से। चिराद से क्या मिला है? सभी प्रकार की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चिराद से मिला है। तो हम लोग देख रहे हैं अब सेनेवर। सेनेवर में हम लोग देखेंगे कि सेनेवर जो है वो बिहार के रोहतास जिला में स्थित है, और इसे कृषक बस्ती भी कहते हैं। सेनेवर को क्या बोलेंगे? कृषक बस्ती भी बोलेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेनेवर से बाजरा की खेती का प्रमाण मिला है। तो बाजरा की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? सेनेवर से मिला है। बाजरा की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? सेनेवर से मिला है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि बरूडीह है। बरूडीह देखेंगे तो बरूडीह जो है वो झारखंड के हजारीबाग जिला में स्थित है। झारखंड के हजारीबाग जिला में स्थित है, और इसे भी कृषक बस्ती हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बरूडीह से सभी प्रकार के कृषक उपकरण मिले हैं। बरूडीह से क्या मिला है? सभी प्रकार का कृषक उपकरण मिला है। और सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि यहाँ से स्कंदित कुठार मिला है। स्कंदित कुठार कहाँ से मिला है? तो बरूडीह से मिला है। अब हम देखते हैं महागढ़ा को। महागढ़ा भी जो है वो यूपी के बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित है। महागढ़ा कहाँ स्थित है? तो यूपी के बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित है। और इसमें हम देखेंगे कि महागढ़ा से मवेशीवाड़ा का प्रमाण मिला है। महागढ़ा से क्या हुआ है? मवेशीवाड़ा का प्रमाण मिला है। और इसमें हम देखेंगे कि ये मवेशीवाड़ा जो है, इस मवेशीवाड़ा में ये 3 तरफ से दीवार से घिरा और एक तरफ से खुला पाया गया है। तीनों तरफ से मवेशीवाड़ा दीवार से घिरा हुआ
घिरा हुआ और एक तरफ से खुला पाया गया है। साथ ही साथ इस मवेशीवाड़ा में 28 स्तंभ पाए गए हैं, 28 स्तंभ पाए गए हैं और उन स्तंभों के पास में मवेशियों के खुर के निशान देखे गए हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इन्हीं स्तंभों में मवेशियों को बांध करके रखा जाता होगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मवेशीवाड़ा से 28 स्तंभ की प्राप्ति हुई है और मवेशियों के खुर के निशान यहाँ से मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इन्हीं स्तंभ में मवेशियों को क्या किया जाता होगा, बांध करके रखा जाता होगा। पाषाणकालीन स्थलों की सूची में अब हम देखेंगे डिज़ेवेली हेडिंग। डिज़ेवेली हेडिंग जो है वो असम में स्थित है और डिज़ेवेली हेडिंग जो है वो उत्तर पूर्व भारत का प्रथम नवपाषाणिक स्थल था। अभी तक हम देखे हैं तो कभी भी उत्तर पूर्व भारत के तरफ में कोई भी पाषाणिक स्थल या नवपाषाणिक स्थल नहीं देखे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये सबसे पहला उत्तर पूर्व भारत का प्रथम नवपाषाणिक स्थल माना गया है। डिवेजली हेडिंग से झूम कृषि का प्रमाण मिलता है। डिवेजली हेडिंग से झूम कृषि का भी प्रमाण मिलता है और नवपाषाण, इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि नवपाषाण काल के लोग जो थे वो पहाड़ी क्षेत्र में भी रहते थे। नवपाषाण कालीन लोग जो थे वो लोग पहाड़ी क्षेत्र में भी रहते थे और पहाड़ों की ढलान में खेती किया करते थे। क्या करते थे? पहाड़ों की ढलानों में खेती किया करते थे। तो उत्तर पूर्व भारत का प्रथम नवपाषाण कालीन क्षेत्र, यहाँ पे झूम खेती के भी प्रमाण मिले हैं। अब इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि नवपाषाण काल में लोग पहाड़ों पर रहते थे, यानी पहाड़ों में रहना भी आरंभ कर चुके थे और यहाँ के लोग पहाड़ों की ढलान पर क्या किया करते थे? खेती भी किया करते थे। आगे हम देखते हैं ब्रह्मगिरी को। आगे देखेंगे किसको? ब्रह्मगिरी को देखते हैं। ब्रह्मगिरी जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ब्रह्मगिरी से रागी कुल्थी के खेती के प्रमाण मिले हैं। ब्रह्मगिरी से रागी और कुल्थी के खेती करने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से चना की खेती का भी अनुमान लगाया जाता है। रागी और कुल्थी के खेती के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन चना की खेती का यहाँ पे क्या होता है कि अनुमान लगाया जाता है कि शायद यहाँ के लोग चना की खेती भी करते होंगे। आज़ादी के बाद खोजा गया पहला नवपाषाणिक स्थल कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी है। आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद खोजा गया पहला नवपाषाणिक स्थल जो है वो कौन सा है? ब्रह्मगिरी है। और ब्रह्मगिरी की महत्वता को किसने बताया था? तो मोर्टिमर व्हीलर ने बताया था। ब्रह्मगिरी के महत्वता को किसने बताया था? तो मोर्टिमर व्हीलर ने बताया था ब्रह्मगिरी के महत्वता के बारे में। और आज़ादी के बाद सबसे पहला नवपाषाणिक स्थल कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मगिरी आज़ादी के बाद खोजा गया सबसे पहला नवपाषाणिक स्थल है। इसकी महत्वता को किसने बताया? तो मोर्टिमर व्हीलर ने बताया है। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए हम लोग। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल का जो भी कालखंड था, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तो उन तीनों को अब हम पढ़ चुके हैं और हमारा प्राग ऐतिहासिक काल अब समाप्त होता है। अब प्राग ऐतिहासिक काल हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम एक नज़र में क्या करेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल को देखने की कोशिश करेंगे। एक नज़र में हम लोग देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को। प्राग ऐतिहासिक काल को एक नज़र में हम लोग देखेंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल का जो कालखंड होगा तो वो प्रारंभ से लेकर और 3000 BC तक इसको माना जाएगा। प्रारंभ से लेकर 3000 BC तक इसको माना जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। अब ये 3 कालखंडों में हम लोग देखेंगे कि एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों को हम लोग पढ़ चुके हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल के भी 3 कालखंडों को हम लोग देख चुके हैं। पूरा पाषाण काल के क्या था कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, तो इसको भी हम लोग देख चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इन सबको देखने के बाद रिजल्ट में हमें क्या मिला। तो रिजल्ट में मिला कि क्या प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला थी? नहीं। हम लोग इसके तीनों कालों को देख चुके हैं, तो क्या तीनों काल में से किसी भी काल में लेखन कला आई? नहीं आई।
तो प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला नहीं थी। साक्ष्य हमें क्या मिला? तो साक्ष्य में हमें अलिखित पुरातात्विक साक्ष्य ही मिले हैं। यानी कि हम लोग देखें तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में तीनों में ही हम लोगों को अलिखित पुरातात्विक साक्ष्य ही मिले हैं। और संस्कृति भी कैसी थी? तो पुरातात्विक संस्कृति ही थी, क्योंकि संस्कृति के बारे में जानकारी तो हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है। तो संस्कृति भी कैसी थी? पुरातात्विक ही थी। अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल में अर्थव्यवस्था नहीं थी, मध्य पाषाण काल में भी अर्थव्यवस्था नहीं थी, लेकिन नवपाषाण काल आते आते नवपाषाण काल में हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो गई थी। नवपाषाण काल में क्या हो गया था? अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो गई थी। और बर्तन की हम लोग बात करेंगे तो बर्तन पूरा पाषाण काल में कोई बर्तन नहीं, मध्य पाषाण काल में कोई बर्तन नहीं, लेकिन नवपाषाण काल में हम देखेंगे कि पत्थरों तथा मिट्टी के बर्तन का निर्माण अब यहाँ प्रारंभ हो गया था। पत्थर और मिट्टी के बर्तन का निर्माण क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। तो इस तरह से हमारा प्रागैतिहासिक काल का जो कालखंड है ये अब समाप्त होता है। इसके आगे अब हम लोग आध ऐतिहासिक काल की ओर बढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।